9:30 से मेंस में होगा। अब आओ, हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आता है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि बिना नाउन पढ़े हम अभी अंदाज लगा रहे हैं प्रोनाउन का। ठीक है, पीपल बहुत सारे लोग हैं तो हमने प्रोनाउन दे लगा दिया, एक लड़के का नाम लिखा तो ही लगा दिया। इसलिए कभी कभी आपको प्रोनाउन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
लिख लिया? चलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, बिना नाउन पढ़े प्रोनाउन ढूंढना। इसीलिए लोग क्वेश्चन टैग जब पढ़ाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग में वो इनफैक्ट जब भी यूज करते हैं, एक सेकेंड रुको, यहां लगाए नहीं थे कुछ? प्रॉब्लम तब होता है ना जब आपको नाउन का पता नहीं होता। इसे जनरली है ना लोग प्रोनाउन, इस टाइप के नाउन्स क्वेश्चन टैग में नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं आपको हिंट इसलिए देना चाहती हूँ कि जब नाउन पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे, देखो इसके लिए प्रोनाउन क्या आता है, उसका इंपॉर्टेंस प्रोनाउन में भी है, उसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन टैग में भी है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का मतलब है आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और प्रोनाउन लगाना है। मैंने इसलिए हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में आपको इतना V1, V2 है ना, और V1 SES, फिर हैव का कि हेल्पिंग वर्ब हो तब क्या, मेन वर्ब हो तब क्या, ये बहुत करा चुकी मैं। अब आते हैं प्रोनाउन में। ये जो जेंट्री वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हाई क्लास पीपल, है ना, उच्च वर्ग के लोग। तो पीपल का मतलब हो गया, प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे आएगा। और डिडंट का मतलब हो गया नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। डिडंट दे का हो गया डिड दे। ठीक है। अब आओ बेनिफैक्ट्रेस। बेनिफैक्ट्रेस देखते हो, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, तो जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है ना वो बेनिफैक्टर होता है, और फायदा पहुंचाने वाली जो होती है बेनिफैक्ट्रेस होती है। यानी ये बेनिफैक्ट्रेस इसको फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को नहीं, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बेनिफैक्ट्रेस के लिए मैं जो प्रोनाउन लगाऊंगी वो ही लगाऊंगी। ठीक है, सॉरी शी लगाऊंगी, बेनिफैक्टर नहीं हो, बेनिफैक्ट्रेस है, शी लगाऊंगी। और वॉज मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, वॉजेंट शी। तो क्या बन गया हमारा, जेनरस, वॉजेंट शी। बताओ कोई प्रॉब्लम? बेनिफैक्टर का मतलब लिखना, देखो ना, बेनी बना है बेनिफिट, बेनी मतलब गुड होता है, और फैक्टर मतलब कारक हुआ, यानी जो आपको फायदा पहुंचाए, आपका भला करे, वो बेनिफैक्टर है। तो ये पुरुष होते हैं, ये मेल होता है, और इसका फीमेल अगर करोगे तो बेनिफैक्ट्रेस होगी, ये फीमेल होगी। ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि पहले हमें नाउन भी तो कुछ होता है ना, इंपॉर्टेंस उसका भी तो होगा। अब आते हैं कॉन्फिडेंट। ये देखो, फिड से बना है, फिड का मतलब विश्वास होता है। कॉन्फिडेंट होता है जिस पर विश्वास करके आप अपनी बातें बता देते हो, वो आपका राजदार होता है। लेकिन जब राजदार मेल हो, पुरुष हो, तो ये बनेगा। और अगर वो महिला हो गई ना, महिला हो गई, फीमेल हो गई, तो टी के बाद ई लग जाएगा। माई कॉन्फिडेंट हैज कम, तो बनेगा हैजंट
शी। ठीक है, यानी अब हम लोग महिला के बारे में बात करेंगे, तो शी हो गई। अब आते हैं किरण। किरण तो लड़का लड़की दोनों का नाम होता है, इसलिए मैंने ऐसा नाम यूज किया। अब ये फियांस देख लो, ये पुरुष होता है। मंगेतर अगर पुरुष होता है तो फियांस होता है, और फियांसे तो मंगेतर महिला होती है तो फियांसे, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि ये कोई पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है, तो होगा इज का कर दिए इजेंट, और मंगेतर की बात हो रही है मर्द की तो ही लगा दिया। रुपेश, मेन वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और मैंने लास्ट में लिखाया था कि बी अलग तरीके से चलता है, क्योंकि इसका नेगेटिव बनाते हैं तो देखो हैज के बाद नॉट लगता है, इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इज के बाद नॉट लगता है, इसलिए इज ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां आएगा, क्योंकि मैंने आपको इज, वॉज, एम, आर इनका बताया था कि वही सेम लग जाता है क्वेश्चन टैग में। ठीक है, अब आओ कैटल। एक तो ये प्लूरल वर्ब ही बता रहा है, तभी देखो जानबूझकर मैंने क्या किया ना, सिंपल पास्ट यूज कर रही थी मैं, कि आपको अंदाज ही ना लगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। यहां पर अंदाज इसी से लग गया प्लूरल है। कैटल का मतलब मवेशियों की बात हो रही है, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए दे लगाएंगे, और आर ग्रेजिंग यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया आरेंट दे। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्वेश्चन टू में ये जो वॉस है अकेला है, इसका नेगेटिव करेंगे तो वॉज नॉट जेनरस आएगा। इसका मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब तो मिल ही नहीं रहा आपको, तो वॉज ही तो उठाओगे और क्या करोगे। अब मैंने लास्ट में यहां पे आपको किनारे लिखा था मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर अगर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसका भी सेम रह जाएगा क्वेश्चन टैग में। अब आओ पुलिस। पुलिस खुद ही प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए हम दे लगाते हैं। शुड पॉजिटिव है, नेगेटिव बना दे शुडेंट, शुडेंट दे। द लोकल क्लर्जी, जो क्लर्जी होते हैं ना, पादरी होते हैं चर्च में, जो प्रीस्ट्स होते हैं, और ये क्लर्जी प्लूरल नाउन है। कैटल, क्लर्जी, ये सब प्लूरल नाउन है, आप नाउन में पढ़ोगे इनको। एक्सप्रेस्ड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में क्वेश्चन में हम डिड लगाते हैं, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। और दूसरी बात, क्लर्जी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन चाहिए दे। ठीक है, अब लास्ट का ध्यान से देखना। पिसेंट्री, जानते हो पिसेंट्री का दो मतलब है। अगर पिसेंट्री आप वाक्य से महसूस कर सकते हो कि ये किसानों की बात हो रही है तो ये प्लूरल नाउन है, और अगर पिसेंट्री से आपको महसूस हो कि ये किसानी की बात हो रही है, यानी उसके प्रोफेशन की बात हो रही है, तो किसानी तो एक ही प्रोफेशन है ना, तो सिंगुलर नाउन होगा। किसानों की बात हो रही है तो प्लूरल नाउन। अब सबसे पहले आओ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन तो किसानों को मिलता है ना, किसानों को मिलेगा, तो किसानों के सेंस में, प्लूरल नाउन के सेंस में प्लूरल प्रोनाउन दे आएगा, और विल का क्या बन जाएगा, वोंट। विल का बन गया वोंट। लेकिन नाइन्थ में खुद देखो ना, मैं किसानी की बात कर रही हूं, प्रोफेशन खुद ही लगा दिया मैंने, प्रोफेशन वर्ड ही लगा दिया कि ऐसा प्रोफेशन है कि कोई आपको थैंक यू नहीं बोलता है ना। आप जाके अपने टीचर को भी थैंक यू कहते हो,
आप किसी को भी थैंक्स बोलते हो, लेकिन कभी भी हम किसान को थैंक्स नहीं बोलते जाके। तो किसानों की बात नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ कह रहे हैं कि उनका जो प्रोफेशन है ना, बहुत थैंकलेस प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन की बात हो रही है। तो इज का बना इजेंट, और प्लेसेंट्री यहाँ पे किसानी की बात हो रही है तो इट। अब आओ एरिस। एरिस का मतलब होता है उत्तराधिकारिणी। मर्द है तो एयर होगा, हियर मत बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है। और फीमेल है अगर महिला है तो एरिस, वुमेन है तो एरिस। ठीक है, ये तो महिला है फिर तो। अब द एरिस टू द थ्रोन वॉज हियर, तो वॉज का हम वॉजेंट कर दें और एरिस के लिए शी लगाएंगे। इसका मतलब प्रोनाउन चुनना भी इतना आसान नहीं होता। सेंटेंस 4 में ये फियांस जो है ना, फियांस का मतलब हो गया मंगेतर और जो लड़का होता है, और इज अकेला वर्ब है यहाँ पे, इज का इजेंट बनाओगे। क्वेश्चन 2, बेनिफैक्ट्रेस जो फायदा पहुंचाने वाली होती है बेनिफैक्ट्रेस होती है, और फायदा पहुंचाने वाला होता है बेनिफैक्टर होता है। इसलिए फीमेल है इसलिए हमने शी लिखा, महिला है तो शी लगा। रुपेश वॉज इसलिए आया क्योंकि वॉज इज एम आर ये सब जब मेन वर्ब होता है उसी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो ना, एक बात बताओ, चलो फिर से सुनना। आई वर्क का नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट वर्क। हेल्पिंग वर्ब मिल गया आपको, डू, क्वेश्चन टैग में लगा दो। आपको जब हेल्पिंग वर्ब चुनना हो ना तो सेंटेंस का नेगेटिव करना। आई वेंट देयर, नेगेटिव क्या हुआ? आई डिड नॉट गो देयर, मिल गया हेल्पिंग वर्ब डिड, क्वेश्चन टैग में लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, नेगेटिव बना के हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। आई एम नॉट अ टीचर, अब क्या करें, मुझे तो हेल्पिंग वर्ब मिला ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना, उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ तो नॉट के पहले जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन आई एम अ टीचर में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब बन ही नहीं रहा है, आई एम नॉट अ टीचर, अब क्या करूं मैं? तो नॉट के पहले जो आएगा उसी को उठा के लगाना है। यानी आई वेंट का डिडंट आई क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जब इसका नेगेटिव बनाया ना, आई डिडंट गो होम, तो ये डिडंट जो मिल गया ना मुझे, उसी को उठा के आगे लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में एक और तरीका होता है, एक और तरीका, और वो तरीका देखो, समझ लो, जो लोग टेंस पढ़े हैं वो तरीका समझना। जो लोग टेंस पढ़े हैं उसके लिए एक और तरीका है, मैं समझा दूं आपको। मैं कहूंगी इन सब का क्वेश्चन टैग चाहिए, ठीक है, अभी देते हैं। पहले मुझे इन सब का नेगेटिव सेंटेंस बना के बता दो। तो गो का होगा आई डिडंट गो, कॉन्ट्रैक्टर ही बनाना। आई वेंट, सॉरी, गो का हो गया आई डोंट गो, वेंट का हो गया आई डिडंट गो। आई हैव अ सन का हो गया आई डोंट हैव अ सन। आई हैड अ डाउट हो गया आई डिडंट हैव अ डाउट। ठीक है, आई हैव कम का हो गया आई हैवंट कम। आई एम अ टीचर का हो गया आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, और
शी वॉज एट होम का हो गया शी वॉजंट एट होम। मैंने एम नॉट को एरेंट नहीं बनाया क्योंकि पॉजिटिव वाक्य में एम नॉट का एरेंट नहीं बनता, खाली इन्वर्जन में बनता है। अब आ जाओ, खत्म, नेगेटिव बना दिया मैंने। जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है उनकी बात कर रहे हैं, आपको नेगेटिव बनाना आ गया। चलो मेन वर्ब गायब कर दो, ठीक है, मेन वर्ब गायब कर दो। मेन वर्ब हमने गायब कर दिया। आई हैवंट कम का कम नहीं लगाया था, वैसे गायब ही था पहले से, हो गया बस। डोंट आई, डिडंट आई, डोंट आई, डिडंट आई, हैवंट आई, एम नॉट आई। अब जब आई के पहले एम नॉट आया, अब एरेंट बन जाएगा, अब ये आराम से एरेंट बन जाएगा। एंड वॉजंट शी, बस हो गया, ये सबका क्वेश्चन टैग बन गया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव था तो हम पहले नेगेटिव उसका निकाल लिए। अब मान लो नेगेटिव है, दे weren't at home, तो weren't का होता है वर, पॉजिटिव बनाएंगे तो वर पॉजिटिव, ठीक है, बस वही कर दिए, वर दे, खत्म मामला। यानी कि जब आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव बनाओगे ना, बस नेगेटिव के बाद मेन वर्ब हटा देना और सीधा वही वाला सब्जेक्ट उठा के लगा देना, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। तो जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है, थैंकलेस का मतलब होता है जिसका धन्यवाद आप नहीं करते हो, है ना। हेir इस उत्तराधिकारी जो संपत्ति का वारिस होता है, किसी राज्य का वारिस होता है, साम्राज्य का, आपकी संपत्ति का वारिस, वो हेir होता है। और अगर वही महिला हुई तो हेiress हुई। क्लियर? सो जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है, बस वो फटाफट नेगेटिव बनाते जाना पॉजिटिव का और हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद मेन वर्ब हटा देना और फिर सब्जेक्ट लगा देना, बस हो जाएगा, खत्म मामला, ठीक है। चलो इसका बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वोकैबुलरी निकालिए, और वोकैब के पहले मैं ग्रामर का सारा डाउट्स खत्म कर दूं आपका। गौरव कुमार, आपका डाउट है माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई, नहीं होगा, डिसवेड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, फ्रॉम ट्राइंग फॉर ए जॉब, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का कन्वर्सेशन हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा सुमन, तो उसका क्वेश्चन टैग में डू डस लगेगा, समझते ही हो। द एक्टर टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड, होगा ना, पास्ट परफेक्ट जाएगा ना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। जेपी यादव, आपका क्वेश्चन का ना मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है और ना ही डिक्शनरी में दिख रही है। नहीं मिल रहा है आपका कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो शिवम, एक सेकेंड नीचे करो। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर, डू होगा शिवम। अगर आप पढ़े हो मॉर्निंग में ये कॉज, आप
मेक का यूज, ठीक है ना। तो मेक के बाद जो मेन वर्ब आता है ना कॉजेटिव वर्ब में, तो वो मेन वर्ब सीधा बेस फॉर्म में होता है, टू डू नहीं होगा, डू होगा, ठीक है। नीचे दिखाना नितिन का क्या क्वेश्चन है। आई एम होना चाहिए ना, पहले तो एम लगा पूरा। अनविलिंग टू डू होता है, फाइट शाई ऑफ का मतलब तो होता है आप पसंद नहीं करते, अनविलिंग टू डू होता है। ऑल कैन बी डन इफ गॉड, क्या लिख रहे हो, इफ गॉड, TOCH तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, देखो आपका एक तो सेंटेंस में जो पूछ रहे हो मैं समझ में आ रहा है मुझे रविंदर, आप पूछ रहे हो कि इफ बाद में है। अगर मैं ये कहूंगी यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तो सेंटेंस तो सही है, इफ बाद में आया, आगे लगाओ या पीछे लगाओ उसी में तो कंडीशन है। द मैंशन नेक्स्ट डोर वॉज के साथ बीन क्यों लगा रहे हो, वॉज बॉट बाय लगाओ ना सीधा सीधा, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। और नीचे चलो, आई ड्रिंक मिल्क बता दिया था मैंने इसको, आई हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड। और कुछ ऊपर चलो, सिंस आई हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी होगा, यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू, टॉक्ड टू नहीं होगा, टॉकिंग टू शिवम। ही पेज टैक्सेस, बिल्कुल सही है। सन राइजेस इन द ईस्ट होता है, सुमन 10 सन करो पहले तो, जितने भी भौगोलिक पिंड होते हैं ना हेवनली ऑब्जेक्ट्स उनके साथ द लगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका प्रपोजिशन भी रॉन्ग है। मैम आई डिनाइड हैविंग डन, वो भी चलेगा, डिनाइड के बाद जेरेंट भी आता है, डिनाइड के बाद टू हैव प्लस V3 भी आता है जब आप पास्ट की बात करते हो। हाउ मच लॉन्गर विल यू हैव नीडेड दिस बुक, रॉन्ग हो गया ना, आपका सेंटेंस तो एक तो पूरे गलत है लगभग। विल यू नीड होगा, विल लगा रहे हो ना, तो विल यू नीड लगाओ क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई रिकवर होगा। एक सेकेंड शिवम, एक मिनट रुको, इफ के साथ है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इफ आई रिकवर होगा। अगर आफ्टर लगाते तब होता आफ्टर आई हैव रिकवर्ड, खत्म होने पर जोर हो तब ना, अब इफ से खत्म होने पर जोर थोड़ी मिल रहा है आपको। बस सब डिलीट मारो, और कुछ है ऊपर दिखाओ, हो गया। I had asked before you continued, ठीक है। Sentence is correct, हो गया। कहाँ तक हुआ था ये? क्या डिसइंटरेस्टेड तक हुआ था बस ना, क्रिप्टो तो नहीं किया था शुरू, 7 तक ना, डिसइंटरेस्टेड तक हुआ था ना, नहीं नहीं वो क्या कहाँ तक हुआ था, शुरू होना है ना। आ जाओ शीट 7 और सेंटेंस नंबर वर्ड आ जाओ 15 में। अब चलो 15 से लेकर 19 तक, 15 से 19 तक आपका एक रूट मिल रहा है ड्यूरा, है ना। एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हो, ड्यूरा सेल चले ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे सेल की बात हो रही है, बैटरी की बात हो रही है, कहता है ड्यूरा सेल चले ज्यादा।
मतलब ड्यूरा आपको बताता है कि चलेगा ज्यादा। चलेगा ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि ड्यूरा से बनता है क्या, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊपन का, टिकाऊ। आपको एहसास कराएगा, ठीक है ना, आपको ड्यूरा जो है ना वो टिकाऊ होने का एहसास कराएगा। चलो अब उसी से बनाते हैं। सीधा 18th में आओ, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मतलब सेम है टिकाऊ। दैट मीन्स दैट लास्ट लॉन्गर, जो लंबा चले, ठीक है। अब आओ 16, एंड्योर। जब कोई चीज के सामने आप टिके रहते हो, इसका मतलब है आप बर्दाश्त कर रहे हो उसको, है ना, आप टिके हुए हो। अगर आप एंड्योर कर रहे हो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट। आप उसके सामने टिके हुए हो क्योंकि आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो, है ना। एक कहावत सुने हो, जिस चीज का आप इलाज नहीं कर सकते उसे बर्दाश्त करिए। मतलब व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम। और देखो ये 15 वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म था, ड्यूरेबल एडजेक्टिव था, उसी से नाउन बना है ड्यूरेबिलिटी। जब भी देखते हो ITY वगैरह आता है ना, वो नाउन बन जाता है। अगर ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ है तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब टिकाऊपन हो गया, है ना। ड्यूरेबिलिटी इज लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी, जो लंबा समय चलने का आप में एबिलिटी होता है। जैसे आप कहोगे इस बैटरी की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब ये काफी दिन चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आओ वर्ड ड्यूरेटिव। एक तो IVE लगा हुआ है, ये बता रहा है सीधा सीधा हम एडजेक्टिव है, ये सीधा बता रहा है कि एडजेक्टिव है। दिस इज रिलेटेड टू continuing action। If I talk about the durative aspect, तो देखो एस्पेक्ट क्या हुआ, पहलू, ये नाउन और ये एडजेक्टिव के रूप में आया। जैसे आपको ड्यूरेटिव वर्ड दिखेगा समझ जाना इट इज रिलेटेड टू गोइंग ऑन एक्शन, जो कंटिन्यू करता रहेगा। ड्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्या हो गया, मतलब गोइंग ऑन। ठीक है। नेक्स्ट आओ 19th endurate। ये वर्ब है। देखते कोई चीज जम रहा है, उसके ऊपर जम रहा है, उसके ऊपर जम रहा है ना, तो इंड्यूरेटेड होता चला जाता है। इसका मतलब वो जम जम के वो टिकता चला जाता है उसके ऊपर, उसके बाद वो ठोस हो जाता है। सो इंड्यूरेट इज टू हार्डन। कोई चीज इंड्यूरेटेड हो रहा है तो वो सख्त हो रहा है। अगर आपका बिहेवियर इंड्यूरेटेड हो रहा है ना, तो आप स्टबर्न होते जा रहे हो, ढीठ होते जा रहे हो, है ना। तो इसलिए इंड्यूरेट का मतलब होता है सख्त होना। कैसे सख्त होगा, कोई चीज टिक रहा है, उसके ऊपर टिका जा रहा है, उसके ऊपर टिका जा रहा है, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो सख्त होता चला जाता है। तो ये सारा वर्ड देखो ड्यूरा से बना है, जिसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आओ
20th, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओ सॉरी, हाँ ओके ठीक है। अब आओ होप अगेंस्ट, सॉरी 20 में आओ, रूल द रूस्ट। सबसे पहले रूल द रूस्ट में हम इन दोनों का मतलब देख लें। जब आप रूल करते हो तो किसी पर शासन करते हो, है ना, इसका मतलब राज करना या शासन करना हो गया। और जो रूस्ट होता है ना, जनरली जहां पे पंछी सारे रात में सोने जाते हैं ना, वो रूस्ट होता है ना। इसे कह सकते हैं स्लीपिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, स्लीपिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स। अगर हम ये कह रहे हैं किसी को रूल द रूस्ट, इसका मतलब है कि रूस्ट का मतलब जहां स्लीपिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स है, और रूल का मतलब हुआ शासन करना, यानी कि जहां पे आप रहते हो या जो भी आपका इलाका है या जो भी ऑफिस है, अगर आपके कंप्लीट कंट्रोल में है तो आपकी हालत वही बर्ड की नहीं है जो पूरे रूस्ट पर शासन करता है। इसीलिए रूल द रूस्ट का मतलब हुआ टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ, ठीक है। रूल द रूस्ट का मतलब हुआ टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ। नेक्स्ट आओ 21 में, होप अगेंस्ट होप। देखो होप अगेंस्ट होप, अब होप नहीं है फिर भी होप किए जा रहे। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, यानी उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद। अब मान लो डॉक्टर कहेगा कि नहीं ये तो नहीं बचेगा, फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कुछ मिराकल हो जाएगा। फिर डॉक्टर कहता है ये बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर लगता है कि नहीं कुछ तो हो सकता है, भगवान हो सकता है कोई चमत्कार कर दे। उस समय क्या हो रहा है पेशेंट के रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदार होप कर रहे हैं अगेंस्ट होप, यानी कि टू होप इन अ होपलेस सिचुएशन। To hope in a hopeless situation. Next now, to have the gift of the gab. सबसे पहले गैब का मीनिंग देखो क्या है। गिबर, गैबर, ये क्या होता है, बकबक करना, यानी गैब इज लाइक बकवास, बकबक करने की जो आदत होती है ना, वो गैब होता है। अब जब गैब करते हो आप, अगर गिबर गैबर कर रहे हो, इसका मतलब बकबक कर रहे हो, लेकिन उसका गिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि यानी आप जो बोल रहे हो ना, वो भी लोगों को कंट्रोल कर रहा है, लोग उस पर अट्रैक्टेड हो रहे हैं उससे, और आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आप चाहते हो लोगों का समूह जुगाड़ करना तो लोग कर लेते हो, क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हो तो आप क्या हैं, ओरेटर हैं। इसका मतलब हुआ टू बी एन ओरेटर, अच्छा वक्ता होना। एक और सिनोनिम लिखो, टू बी आर्टिकुलेट। इसका मतलब आपके पास गिफ्ट है कि आप बकबक भी करते हो तो लोगों को मोहित कर रहे हो, क्यों नहीं आप क्योंकि आप एक अच्छा वक्ता हो। 23 आओ, हिट बिलो द बेल्ट। देखो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी तरह के स्पोर्ट्स है, सब में एक नियम होता है कि आप बेल्ट के नीचे हिट नहीं करोगे,
क्योंकि जब प्राइवेट पार्ट्स में हिट होता है ना, तो वो व्यक्ति जो बहुत मजबूत है, जो अच्छे से मुकाबला कर रहा है, वो भी गिर जाएगा और उसके बाद तो आप जीत ही जाओगे। तो इसीलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आप किसी के कमजोर जगह पे हिट नहीं करोगे। लेकिन कभी कभी देखते हो, जब हम बिजनेस में किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, उसे कमजोर करने के लिए गलत प्रहार करते हैं, है ना। जैसे देखते हो कभी टेंडर होता है तो उसने क्या कोटेशन भरा है, उसी के लोगों को पैसे खिलाकर पता कर लेते हैं कि कोटेशन में क्या है, क्या कोट किया गया है। तो वो क्या है, वो गलत तरीके से compete करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर हिटिंग देयर कॉम्पिटिटर्स बिलो द बेल्ट, है ना। इसका मतलब हुआ टू गिव एन अनजस्ट ब्लो, गलत प्रहार करना, नाजायज तरीके से किसी पर प्रहार कर रहे हो आप, तो आप हिट कर रहे हो बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट आउट 24, हॉल ओवर द कोल्स। देखो हॉल का पहले मीनिंग देख लो, ड्रैग, घसीटना। लेकिन आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि जैसे किसी को कोल के ऊपर आप ड्रैग कर रहे हो, उसको जैसे तकलीफ होता है ना, वैसा तकलीफ पहुंचाना। लेकिन इसमें हम थोड़ा माइल्ड बोलते हैं इस चीज को, टू स्कोल्ड, मतलब बहुत खराब तरीके से जब आप डांटते हो किसी को ना, तब भी तो तकलीफ पहुंचाते हो। तो टू स्कोल्ड बैडली, स्कोल्ड का सिनोनिम मैंने आपको दूसरे शीट में करवाया जिसमें एडमोनिश, रेप्रिमांड था, है ना, उसमें बताया है चाइड, कैस्टिगेट, चास्टाइज, वो सब कुछ बताया आपको, सिनोनिम ऑफ स्कोल्ड। नेक्स्ट आओ, टू हैव एन आयरन विल, हैव एन आयरन विल, विल इज इच्छा शक्ति। विल का मतलब वसीयत भी होता है, लेकिन विल का मतलब इच्छा शक्ति भी होता है। यानी कि आयरन की तरह इच्छा शक्ति, आयरन क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, लोहा। इसका मतलब हो गया टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है। नेक्स्ट में आओ, रूल विथ एन आयरन फिस्ट। देखो रूल का मतलब फिर शासन करना, विथ एन आयरन फिस्ट। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, जब हाथ बंद करते हो ऐसे हथेली को तो मुट्ठी होता है, वो फिस्ट होता है। फिस्ट या फिर हैंड लगा दे, इसका मतलब है बहुत, आयरन मतलब हो गया ना सख्त, है ना, तो सख्ती के साथ रूल करना। दिस मीन्स टू रूल विथ कंप्लीट अथॉरिटी। जो भी तानाशाह होते हैं जानते हो ना, दे रूल विथ एन आयरन फिस्ट, बिल्कुल सख्ती के साथ। और 7th में आओ, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना। ऐसे स्ट्राइक का मतलब हड़ताल भी होता है, लेकिन यहां हुआ प्रहार करना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अब इसमें देखो क्या है, अब आप ठंडे आयरन को पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आयरन को जब गर्म हो जाता है और उसको पीटते हो तो जैसा शेप चाहते हो वैसा शेप में ढल जाता है। इसका मतलब आयरन गर्म हो तब वार करो, इसका मतलब है सटीक समय पर काम करो। बाद में करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। इसीलिए टू डू समथिंग एट द राइट टाइम। ठीक है। और आयरन से लास्ट वर्ड में आ गए हम लोग आयरन का, दैट इज 28
आयरन्स इन द फायर, लेकिन एग्जाम में कई बार आता है टू मेनी आयरन्स इन द फायर। मैं आयरन्स इन द फायर वहां दिया हुआ तो है ही, मैं आपको टू मेनी आयरन्स इन द फायर का बता दूं, है ना। देखो, अगर देखते हो एक लोहार जो आयरन फायर में रखता है, वो क्यों रखता है? क्योंकि उसको निकाल के पीट के कुछ ना कुछ बनाना है। अब अगर वो ढेर सारा आयरन फायर में डाल दिया, इसका मतलब उसके पास तो बहुत ढेर सारे काम हो गए, बहुत सारा काम हो गया। यानी जितने काम हाथ में लिए हो ना, उतने काम आपके आयरन्स इन द फायर है। अगर मैं कहूं आई कैन नॉट टेक दिस बैच, आई हैव टू मेनी आयरन्स ऑलरेडी इन द फायर, इसका मतलब है कि कई आयरन्स, मतलब कई बैचेस मेरे हाथ में है, मैं ये बैच नहीं ले सकती। इसलिए आयरन्स इन द फायर, आयरन्स इन द फायर का मतलब लिखो वर्क इन हैंड, जो हाथ में काम है। लेकिन टू मेनी के साथ आता है कई बार, ये ध्यान रखना। आयरन्स इन द फायर हो गया जो काम आपके हाथ में है। चलिए बस इतना ही रहने दो। क्या लिखा है? विल यू बी नीडिंग हो सकता है राघव, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आपने मॉडल यूज किया। द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कुछ नहीं होता बेटा शिवम, कॉस्ट हमेशा नाउन में सिंगुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। ड्यूरेटिव का मतलब होता है ना दैट कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूइंग, बस इसका मतलब ये लगा दो, ठीक है। ड्यूरा मतलब हो गया टिकाऊ, है ना, तो ड्यूरेटिव हुआ मतलब चलता रहे जो, ये एडजेक्टिव है। चलो, थैंक यू सो मच।